तो यारो कैसे हो? होप सो कि ठीक ही हो गए। तो यारो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं ये एपिसोड्स की वीडियोस इतना लेट लेकर आ रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सेम गलती दोबारा ना हो। खैर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो यारो थर्ड एपिसोड में जो हमें दिखा वो ना ही मार्क था ना ही स्टीवन। मतलब कि इस एपिसोड में हमें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मतलब कि जो काम स्टीवन नहीं कर सकता वो मार्क कर सकता है, और जो मार्क नहीं कर सकता वो स्टीवन कर सकता है। पर हमें इस एपिसोड में कोई और भी दिखता है जो वो कर सकता है जो ये दोनों नहीं कर सकते। हमें इस एपिसोड में एनिड यानी कि 9 देवी देवताओं का ग्रुप भी देखने को मिलता है। और जहां मून नाइट की फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड की पेसिंग जबरदस्त थी, वहां ये एपिसोड थोड़ी हल्की साबित हुई। और देखा जाए तो इस एपिसोड को हल्का साबित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सीरीज ऑलरेडी 50% कंप्लीट हो चुकी है। तो यारो आप लोगों को पता ही होगा कि सेकंड एपिसोड खत्म होता है मार्क स्पेक्टर के इजिप्ट पहुंचने से, ताकि वो आर्थर हैरो से पहले एमिट की लोकेशन पे पहुंच सके। खैर हमें इस एपिसोड में लाइला के बारे में पता चलता है कि लाइला इजिप्ट की ही रहने वाली है, और वो यहाँ लंदन में अपना नकली पासपोर्ट बनवा रही है ताकि वो 10 साल बाद इजिप्ट जा सके और मार्क की हेल्प कर सके। अब यहाँ कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है कि लाइला कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर की लव इंटरेस्ट मार्लिन अल्रॉन का रीशेप्ड वर्जन है, जिसके पिता अब नहीं रहे। इसके बाद हम आर्थर हैरो को एमिट की लोकेशन के आसपास देखते हैं, जिससे थोड़ा दूर मार्क उनका पीछा कर रहा है, और वहीं मार्क कुछ लोगों से लड़ाई भी करता है। पर इसी सीन में कुछ अजीब ही हुआ, जहां मार्क लड़ते लड़ते स्टीवन बन जाता है और सब कुछ छोड़ देता है और वापस मार्क बनकर सबके पीछे भागता है। फिर वो कोई और बन के बहुत बुरी तरह उन लोगों को मारता है और वापस मार्क बन जाता है। तो इसी सीन में तीसरी आइडेंटिटी सामने आई, और सही में वो पर्सनैलिटी बहुत खतरनाक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मार्क की टोटल 3 आइडेंटिटी है, खुद मार्क, स्टीवन एंड जैक लॉकली। कॉमिक्स में जैक लॉकली एक कैब ड्राइवर होता है जो रोड पे घूमते हुए लोगों पे नजर रखता है, और उसके काम करने का तरीका मार्क और स्टीवन दोनों से अलग रहता है। अब क्योंकि वो स्ट्रीट लेवल पर हर चीजों से लिपटता है, इसलिए उसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। पर यहाँ इस सीरीज में जैक लॉकली थोड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। मेरी थ्योरी यह है कि मार्क ने स्टीवन की आइडेंटिटी अपनाई खॉन्शु के बुरे कामों से दूर भागने के लिए, और वो जैक का आइडेंटिटी अपनाए खॉन्शु के बुरे कामों को पूरा करने के लिए। खैर इसके बाद जब मार्क और खॉन्शु को एमिट की टॉम की लोकेशन नहीं मिली, तो खॉन्शु ने दूसरा रास्ता अपनाया और फुल सोलर एक्लिप्स को ला के एनिड यानी कि इजिप्शियन गॉड के ग्रुप को पिरामिड के अंदर बुलाया। और सही में ये बहुत सोचने वाली बात है कि मून को मूव करके एक्लिप्स लाया गया और दुनिया में किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। खैर यहाँ चीजें थोड़ी सी अजीब है। मुझे इजिप्शियन गॉड की पावर क्लियरली समझ नहीं आ रही है। मतलब कि एक तरफ वो कहीं से भी किसी को भी बुला सकते हैं, जैसे कि उन्होंने आर्थर हैरो को टॉम साइड से पिरामिड के अंदर बुला लिया, पर वो खुद नहीं देख सकते कि आर्थर हैरो सच बोल रहा है कि झूठ। मेरा मतलब है कि आर्थर हैरो जिस पोर्टल से पिरामिड के अंदर आया, उसी पोर्टल से वो लोग जाकर देख सकते हैं कि आर्थर हैरो कर क्या रहा है। पर उनका जजमेंट स्टाइल थोड़ा सा अजीब हो गया यहाँ पर। ऑल्दो ये पावरफुल गॉड्स है, मेरा मतलब है कि हमने एसगार्डियंस गॉड्स को भी आज तक किसी को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा है। इन सब के ऊपर यहाँ मार्क एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, और खॉन्शु उसके प्रॉब्लम का फायदा उठा रहा है अपने काम करवाने के लिए। अब देखो ये सच बात है कि मार्क को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, और कॉमिक्स में इसी की वजह से खॉन्शु मार्क के दिमाग में पकड़ बनाता है। पर यहाँ पर खॉन्शु ह्यूमैनिटी को बचाने की भी बात करता है। इन सब के ऊपर इजिप्शियन गॉड खॉन्शु को धमकाते हैं कि उसने अगर फिर से ऐसा एक्लिप्स लाने वाला काम किया तो उसे वो पत्थर का बना देंगे। वहीं अगर आप इस शॉट्स को ध्यान से देखोगे तो आप पीछे देख सकते हो कि कितने सारे गॉड्स पत्थर के बने हुए हैं। इसका मतलब इन सभी अवतार्स ने पहले भी गॉड्स को पत्थर में बनाया है। खैर मेरा क्वेश्चन है कि इन सब के ऊपर इजिप्शियन गॉड किस रियांग से ह्यूमन अवतार को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या वो कोई एसगार्ड जैसी जगह है? उनके पास तो बाइफ्रॉस्ट जैसी कोई ब्रिज भी नहीं है जिससे वो कहीं भी आ जा सके। तो इसका तो बहुत सेंस बैठ रहा है कि वो अवतार के थ्रू ही अपना काम करवा सकते हैं। हालांकि पूरे एनिड में कोई तो है जो मार्क की मदद कर रही है, ये बताकर कि उससे सेंफू के सार्कोफेगस से एमिट के टूम का पता चल सकता है। तभी लाइला और मार्क जाते हैं एंटन मोगाट यानी कि मिडनाइट मैन के पास। और कॉमिक्स में मिडनाइट मैन बहुत ही खतरनाक विलन है, जो कि मून नाइट से इनकाउंटर होने के बाद पागल हो जाता है, और उसके पागलपन को कुछ फैंस ने जोकर से भी कंपेयर किया है। मिडनाइट मैन को रेयर आर्टिफैक्ट जमा करने का शौक है, और अगर उसके पास कोई सामान आ गया तो उसे बेचता तक नहीं है। इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है गैस्पर्ड यूलियल ने, जिनकी इस प्रोजेक्ट के बाद एक स्की हादसे में मौत हो जाती है। गैस्पर्ड को मार्वल स्टूडियोज ने इस एपिसोड के एंड में एक ट्रिब्यूट भी दिया है। खैर तो यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि लाइला एंटोन से आखिरी बार मैड्रिपुअर में मिली थी, और इस बात का बहुत सेंस भी बनता है क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें पता चला था कि मैड्रिपुअर चुराए हुए आर्ट वर्क्स और रेयर आर्टिफैक्ट्स का बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है, तो ऑब्वियसली एंटोन ऐसी ही जगह जाएगा।
खैर हमें इस एपिसोड की शुरुआत में ही पता चला था कि लायला रेयर आर्टिफैक्ट्स को चुराकर उसके असली ओनर तक पहुंचाती है, तो पक्का इन दोनों की मैड्रिपोर में अनबंतु हुई होगी। अब इस सीन में मार्क को स्टीवन की जरूरत पड़ी गई क्योंकि सार्कोफेगस को सिर्फ स्टीवन ही सॉल्व कर सकता है, पर तभी वह आर्थर आ जाता है और एंटोन को एक और रेयर आर्टिफैक्ट्स का लालच देकर अपनी साइड कर लेता है और लायला के पिता की डेथ की बात करता है, जिसके लिए वो मार्क को जिम्मेदार ठहरा देता है। और मुझे लगता है कि लायला के पिता की डेथ के पीछे कहीं ना कहीं मार्क का सही में हाथ है, क्योंकि कॉमिक्स में मार्क मार्लिन के पिता के किलर राउल बुशमैन को उन तक लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है उनके डेथ के लिए। खैर इसके बाद आता है मून नाइट और हमें लायला भी एक्शन में दिखती है, और इसी एक्शन सीक्वेंस को देखकर हम समझ सकते हैं कि क्यों खॉन्शु लायला को अपना अवतार चुनना चाहता है, क्योंकि उसे इजिप्शियंस आर्टिफैक्ट्स की नॉलेज के साथ साथ फाइटिंग करने भी आती है। तो ज्यादा एक्शन और थोड़ी मोड़ी कॉमेडी के बाद स्टीवन सार्कोफेगस को सॉल्व कर लेता है खॉन्शु की मदद से, पर जैसे खॉन्शु ने एक्लिप्स लाकर एनिट्स को गुस्सा दिला दिया, वही उसके आसमान बदलने की वजह से उसे पत्थर का बना दिया गया। और साथ ही साथ एक चीज क्लियर है कि मार्क, स्टीवन या जैक अब मून नाइट या मिस्टर नाइट नहीं बन सकते, जिसका मतलब है आने वाले एपिसोड्स में हमें मून नाइट या मिस्टर नाइट नहीं दिखने वाला। हालांकि मार्क बहुत टैलेंटेड है और जैक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो ये दोनों मिलकर तो अच्छे खासे विलन से तो लिपट ही सकते हैं, पर बिना सूट के इन्हें अच्छी खासी चोट भी आएगी। तो यारो अब मैं ब्रेक डाउन करूंगा मून नाइट के एपिसोड 4 को। तो यारो मून नाइट के एपिसोड 4 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि अभी तक हुई सारी चीजें असली थी या मार्क के दिमाग की उपज। मतलब कि मान के चलो ये साल 2019 है, आप अवेंजर्स एंड गेम देख रहे हो और अवेंजर्स टाइम में पीछे जाकर सारे स्टोन्स लेकर आए और थैनोस भी उनके पीछे आया, एक ऑसम फाइट हुई, कैप ने जॉनथन म्योल्नियर उठाया, पूरा एमसीयू असेंबल हुआ और टोनी ने स्नैप किया, और सबके अंत में आपको पता चले कि ये सब बस टोनी स्टार्क अपने सपने में देख रहा था, तो आपको कैसा लगेगा? मून नाइट का 4th एपिसोड कुछ ऐसा ही था। खैर अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले ही कहा था कि मून नाइट और मिस्टर नाइट अब हमें नहीं दिखने वाले, और इस एपिसोड में हमें वो नहीं दिखे। खैर तो ये एपिसोड शुरू हुआ ओसारिस के अवतार के खॉन्शु के स्टैचू को ले जाने के साथ। इस अवतार ने जहां खॉन्शु के स्टैचू को रखा, वहां हम और भी कई सारे गॉड्स के स्टैचूज को देख सकते हैं, जिसका मतलब खॉन्शु की तरह इन गॉड्स ने भी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से बाकी गॉड्स ने इन सभी को पत्थर का बना दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन और लायला को कुछ लोग मारने आते हैं, जो कि रहते हैं एंटोन के लोग। अब इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आया कि लायला कितनी बैडएस है। मेरा मतलब है कि उसने यहाँ सिंगल हैंडेडली एंटोन के लोगों को घायल कर दिया। जिसके बाद लायला और स्टीवन गए एमिड के टूम में, जहां स्टीवन लायला को बता देता है कि मार्क उसे बचाने की कोशिश कर रहा है खॉन्शु से, और वो ये भी बताता है कि खॉन्शु लायला को अपना अगला अवतार चुनना चाहता है। जिसके बाद स्टीवन मार्क को धोखा देता है उसकी वाइफ को किस करके। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। पर इस धोखे का बदला मार्क खुद को मारकर ले लेता है। उसके बाद लायला और स्टीवन घुसते हैं एमिड के टूम में। अब हमें यहाँ लायला के पिता के बारे में पता चलता है कि वो कितने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि इसी तरह के टूम को देखना चाहते थे। अब यहाँ स्टीवन टूम की मेज को सॉल्व कर रहा है आई ऑफ होरस बना के। होरस एक इजिप्शियन गॉड है जिसकी राइट आई सन को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट आई मून को। सेथ नाम के गॉड के साथ हुई लड़ाई में उसकी लेफ्ट आई डैमेज हो जाती है, और ये चीज सिंबलाइज करती है मून के फेजेस को। तो गॉड आर्थर ने उसके आंख को ठीक कर दिया और वहां से लेफ्ट आई सिंबल निकल कर आया। खैर यहाँ अब स्टीवन ने कहा कि आई ऑफ होरस प्रोटेक्शन का सिंबल है, और उसकी बात बिल्कुल सही है। तो इस सिंबल की मदद से लायला और स्टीवन गए एमिड के टूम के अंदर, जहां सॉर्सरर की भी बात होती है और इजिप्शियन हेकात प्रिस्ट का नाम भी लिया जाता है, और अगले सीन में हम उन्हें देख भी सकते हैं। हेकात प्रिस्ट का काम है अपने फेरो यानी कि अपने राजा को बचाए रखना, और वो यहाँ लिटरली वही कर रहा है। और वो बिली को लेकर आता है और उससे लिटरली खोलना शुरू कर देता है। तो यही लायला सामना करती है हेकात प्रिस्ट से और वो उससे खत्म करती है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि लायला कितनी बैडएस है। यही आर्थर एरो लायला को फिर से बताता है कि मार्क ही रेस्पॉन्सिबल है उसके पापा के डेथ के लिए, और आगे ये बात मार्क कंफर्म भी कर देता है। तो बेसिकली ये मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी का ही पार्ट है, जहां रॉल बुशमैन मार्क और फ्रेंची को हायर करता है खॉन्शु के टूम के साइट को ढूंढने में, और साइट पे पहुंचते ही राउल सभी को मार देता है, जिनमें लायला के पिता भी होते हैं। और यहाँ मार्क सही कह रहा है कि वो लायला के पिता को बचाना चाहता था, और उसी के वजह से राउल उसकी अधमरी हालत कर देता है। और यही मार्क को खॉन्शु मिलता है और खॉन्शु उसे ले जाता है अपने टूम में, जहां मार्क स्पेक्टर बनता है मून नाइट। आगे स्टीवन अलेक्जेंडर द ग्रेट का सार्कोफेगस देखता है, जहां वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि वहां चीजें मैसेडोनियल में लिखी हुई है। अब अगर आप अलेक्जेंडर द ग्रेट को
नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एंड ग्रेटेस्ट कमांडर में से एक थे जो कि कभी नहीं हारे। तो अलेक्जेंडर पैदा हुआ था मैसिडोन में, इसलिए यहाँ पर मैसिडोनियल में लिखा हुआ है। स्टीवन अलेक्जेंडर के सार्कोफेगस को खोलकर उसमें से एमिड का उशाब्दी निकालता है, जिसको लेने के लिए आर्थर उसको गोली मार देता है। अब इस जगह से पूरा का पूरा मामला चेंज होने लगता है। गोली लगते ही मार्क पानी में डूबने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं ये मूवी, जो कि हमें आगे जाकर पता चलता है कि एक लो बजट मूवी टॉम बस्टर है। मूवी के हीरो का नाम है स्टीवन ग्रांट और मूवी चल रही है एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में, जहां हम एपिसोड 1 से लेकर अभी तक के सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। पहले तो वो पोस्ट करने वाला आदमी जिसका नाम क्रॉली ही है, वो सबके लिए बिंगो का नंबर्स निकाल रहा है। और ये रहे बॉबी, जिसे हमने आर्थर के साथ देखा था, और हमें डोना भी दिखती है जो कि म्यूजियम में काम करती थी। हमें एंटम का बॉडीगार्ड भी दिख रहा है जो कि कपकेक बांटता फिर रहा है, और एक लेडी है जो कि एक बर्ड ड्राइंग कर रही है जिसका सर खोंचू जैसा है। और इन सब के साइड में मार्क गोल्डफिश बॉल के सामने बैठा रहता है और उसका पैर बंधा हुआ रहता है, जैसे कि वो अपने बेड से बांध कर रखता था सोते टाइम। और तभी उसके सामने आता है बिली, जो कि आर्थर हैरो के कल्ट मेंबर में से एक है। लाइला यहाँ मेंटल वार्ड की एक पेशेंट है और मार्क के हाथ में एक मून नाइट का टॉय भी है। यहाँ आर्थर हैरो पूरे मेंटल इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर है जो कि इन सभी को ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये पूरा सेटअप हमने देखा है ले मायर के मून नाइट सीरीज में। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, पर ये सीरीज है बहुत ऑसम। तो उसी सीरीज की तरह इस एपिसोड ने हमारा दिमाग हिला दिया। मार्क स्पेक्टर को डीआईडी है और वो अपने आप को एक अलग ही इंसान समझने लगता है, और कभी कभार उसे अलग इंसान दिखते भी हैं जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और यहाँ के नजारे से ऐसा लग रहा है कि पिछले 3.5 एपिसोड में ये सब जो भी हुआ है वो सिर्फ मार्क के दिमाग का उपज है। आप मार्क की कहानी को सोचकर देखो कि मेंटल इंस्टीट्यूशन का डॉक्टर मार्क का दुश्मन है जो कि उसे भरोसा दिला रहा है कि वो ठीक हो जाएगा। इन सब के साथ साथ इंस्टीट्यूशन के नर्सेज आर्थर हैरो के फॉलोअर हैं, लाइला उसकी लव इंटरेस्ट है, और जितने भी लोग और जितनी भी चीजें हैं वो सब उसकी लाइफ में हिस्से हैं। और स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी उसने उठाई है लो बजट मूवी से, और यही रीजन है कि अभी तक हमें एक भी सॉलिड एमसीयू रेफरेंस नहीं दिखाई दिया इस सीरीज में, क्योंकि मार्क कभी हॉस्पिटल से बाहर निकला ही नहीं। अब अगर हम ध्यान दें आर्थर हैरो डॉक्टर पे, तो मून नाइट के कॉमिक्स में बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर थी जो कि मार्क को ट्रीट करती थी मेंटल प्रॉब्लम के लिए, और वो भी इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और इसलिए यहाँ ऑफिस में भी हमें माइथोलॉजी स्टैचूज दिख रहे हैं। आगे के एक शॉट में मार्क स्टीवन को सार्कोफेगस से निकालता है, और वहीं एक और सार्कोफेगस होता है जिसमें से कोई निकलना तो चाहता है पर मार्क उसे निकालता नहीं है, और ये शायद से मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी हो, जेक लॉकली। इसके बाद वहां से मार्क एंड स्टीवन भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने आती है टैवरेट, इजिप्शियन गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी। हो सकता है कि मार्क हॉस्पिटल के एक अलग जगह आ गया हो और वहां उसे ये सब दिख रहा है। तो यहाँ क्या असली है और क्या नकली, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अब अगर बात करें दोनों एपिसोड के शॉर्ट रिव्यू के बारे में, तो मुझे 4th एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मेरी पर्सनल बेस्ट सीन बताऊं इस एपिसोड से, तो वो मुझे लगा हेकात द प्रीस्ट का टेरर। वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब कि जिस हिसाब से उन्होंने वायलेंस एंड हॉरर को ब्लेंड किया है वो लाजवाब था। आई थिंक ये एमसीयू का सबसे पहला हॉरर होगा। खैर अब बात करें 3rd एपिसोड की, तो वो मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि कुछ चीजें इस एपिसोड में जस्टिफाई ही नहीं करती। मतलब कि लाइला मार्क को इतनी जल्दी खोज कैसे लेती है, और सैंफियो की कवर इतनी जल्दी मिल जाती है कि वो चीजें हजम ही नहीं होती है। और एक और चीज मुझे इस एपिसोड की पसंद नहीं आई, वो है मून नाइट का एक्शन सीन्स। मतलब कि मजा नहीं आया। खैर ये था मेरा मून नाइट का एपिसोड 3 एंड 4 का ब्रेक डाउन एंड शॉर्ट रिव्यू। तो कैसी लगी आपको मेरी ब्रेक डाउन एंड शॉर्ट रिव्यू, और आपको ये एपिसोड्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर इस चैनल का इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।